हेलो बच्चों। तो कैसे हैं आप? जय हिंद। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक का सेकेंड लेक्चर, कूलम्ब्स लॉ और इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स सभी को डिस्कस करेंगे वन बाय वन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं समझना इस चैप्टर के, इस टॉपिक के बेसिक कॉन्सेप्ट्स को। कूलम्ब्स लॉ क्या होता है? अभी तक हमने चार्ज के नेचर के बारे में जाना कि चार्जेस दो नेचर के होते हैं, पॉजिटिव और निगेटिव, और साथ ही साथ हमने प्रॉपर्टीज के बारे में भी जाना कि लाइक चार्जेस आपस में रिपेल होते हैं और अनलाइक चार्जेस आपस में अट्रैक्ट होते हैं। यानी कि अगर हम पॉजिटिव चार्ज को पॉजिटिव चार्ज के पास लाएंगे तो ये पॉजिटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज को धकेलेगा और वो पॉजिटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज को अपने से दूर भगाएगा, पास नहीं आने देगा। और अगर हम लोग एक पॉजिटिव चार्ज को नेगेटिव चार्ज के पास लाएंगे तो ये नेगेटिव चार्ज उस पॉजिटिव चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो एग्जैक्टली ये तो हमें पहले से पता था, लेकिन कितने फोर्स से अट्रैक्ट या रिपेल करेंगे ये लाइक चार्ज, कितने फोर्स से रिपेल करेंगे और अनलाइक चार्ज कितने फोर्स से अट्रैक्ट करेंगे, इन बातों को समझाया जाता है इन्हीं कूलम्ब्स लॉ से। तो चलिए समझने का हम लोग प्रयास करते हैं। हमने माना कि यहाँ पे दो चार्जेज है, प्लस Q1 एंड प्लस Q2, और इनके बीच का जो दूरी है वो है R। तो जो फोर्स होगा F इन दोनों के बीच वो प्रोपोर्शनल होगा दोनों के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के, जो कि यहाँ मैंने लिखा है F इक्वल टू Q1 इंटू Q2। और जो फोर्स होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है दोनों चार्जेस के बीच के सेपरेशन के स्क्वायर के। ये जब हम इन दोनों इक्वेशन को कंबाइन करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन और सेकेंड इक्वेशन, तो फोर्स प्रोपोर्शनल आएगा Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। और जब हम इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाएंगे तो हमारे पास एक नया कांस्टेंट आएगा K। इस F इक्वल टू के Q1 Q2 बाय R स्क्वायर में जो K आया है, इस K को इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट कहा जाता है, जिसका वैल्यू 9 इंटू 10 की पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर होता है। और इस K का जो वैल्यू होता है वो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जहां पे इस एप्सिलॉन नॉट को हम लोग बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। फ्री स्पेस यानी कि जहां कोई भी चीज ना हो, वैक्यूम। परमिटिविटी का मतलब कितने फोर्स को ये अलाउ करता है। अलग अलग मीडियम में अभी जो हम फोर्स पढ़ रहे हैं वो कूलम्ब्स फोर्स। कूलम्ब्स फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होता है वो मीडियम पे डिपेंड करता है। वैक्यूम में दो चार्ज के बीच में जितना फोर्स लगेगा उतना ही एग्जैक्ट फोर्स अगर हम लोग एयर में लाएंगे तो नहीं लगेगा। वही दो चार्ज को अगर हम लोग वाटर में लेके जाएंगे तो दोनों चार्जेस के बीच में जो फोर्स लगेगा वो वाटर में एग्जैक्ट नहीं लगेगा, कुछ और लगेगा। तो कुल मिलाकर के जो फोर्स होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जिसे कूलम्ब्स फोर्स भी कहा जाता है, ये कूलम्ब्स फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है वो मीडियम पर डिपेंड करता है कि मीडियम का नेचर कैसा है, समझे। तो ये जो परमिटिविटी है मतलब कि कितना फोर्स को अलाउ करता है मीडियम, परमिटिविटी का यही मतलब होता है। अलग अलग मीडियम में जो परमिटिविटी है वो अलग अलग आता है, लेकिन अगर वैक्यूम का बात किया जाए तो जो परमिटिविटी है उसको एप्सिलॉन नॉट पढ़ते हैं इस टर्म को। तो एप्सिलॉन नॉट को परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस कहा जाता है, और जो इसका वैल्यू एक्सपेरिमेंटली फाउंड किया गया है वो होता है 8.85 इंटू 10 की पावर -12। और इसका वैल्यू 8.85 इंटू 10 पावर -12। और यूनिट का अगर बात करें तो हम लोग देख सकते हैं कि K वाला टर्म इधर आएगा और एप्सिलॉन नॉट जब उधर जाएगा तो यूनिट क्या बन जाएगा, यानी कि K का उल्टा, यानी ये हो जाएगा कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर -2। अभी हमने कूलम्ब्स लॉ का स्केलर फॉर्म देखा कि स्केलर फॉर्म में कूलम्ब्स लॉ यानी कि दो चार्जेस के बीच लगने वाला फोर्स F इक्वल टू के Q1 Q2 बाय R इस पर आया था। अब हम लोग कूलम्ब्स लॉ को वेक्टर फॉर्म में देखेंगे कि वेक्टर फॉर्म में इस फोर्स को किस प्रकार लिखा जाता है। मान लीजिए एक चार्ज है प्लस Q1, इसके बगल में एक दूसरा चार्ज है प्लस Q2। तो वेक्टर फॉर्म में चार्ज को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें इनका पोजीशन पता होना चाहिए, और पोजीशन पता करने के लिए हम मान लीजिए एक एक्सिस
लेते हैं ये ओरिजिन, इस एक्सिस को 0 0 बोलते हैं, और यहाँ से जो इस एक्सिस, इस पॉइंट चार्ज Q1 का पोजीशन है उसको माना R1 वेक्टर, और इस एक्सिस से ये चार्ज Q2 का पोजीशन है इसको हमने मान लिया R2 वेक्टर, और इन दोनों चार्जेस के बीच में जो सेपरेशन वेक्टर है उसको मान लिया हमने R वेक्टर। तो हमने वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन में पढ़ा है, ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन में, कि कोई ट्रायंगल यहाँ पे हमारा इस प्रकार का डायग्राम बना है। यस, हमने वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन में पढ़ा है कि ऐसा वेक्टर जो किसी के टेल से लेकर के दूसरे का हेड को जोड़े वो रिजल्टेंट होता है। जैसे यहाँ पे ये हमारा R1 वेक्टर है, ये हमारा वेक्टर R है, और ये हमारा वेक्टर R2 वेक्टर है। तो अगर आप ध्यान से देखिएगा तो जो वेक्टर R2 है वो वेक्टर R1 के टेल से और वेक्टर R के हेड को जोड़ रहा है, मतलब इसका टेल और इसके हेड को जोड़ रहा है। तो हम लोग फ्रॉम वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन ये कह सकते हैं जो वेक्टर R2 होगा वो वेक्टर R1 प्लस वेक्टर R के इक्वल होगा, और यहाँ से जो हमारा वेक्टर R आएगा वो वेक्टर R2 माइनस वेक्टर R1 आएगा। तो अब हम लोग को सेपरेशन कितना है इन दोनों चार्जेस के बीच में, उस सेपरेशन वेक्टर का मैग्नीट्यूड पता चल चुका है। तो अब हम लोग समझते हैं कि इनके बीच में कूलम्ब्स फोर्स जो लगेगा उसको वेक्टर फॉर्म में हम लोग कैसे लिख सकते हैं। तो फर्स्ट चार्ज के कारण सेकेंड चार्ज पे जो फोर्स लगेगा उसको हमने रिप्रेजेंट किया फोर्स ऑन टू ड्यू टू 1 से, और सेकेंड के कारण जो फर्स्ट पे लगेगा वो फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 से। दोनों वेक्टर क्वांटिटी है, इसके लिए हमने इसे एरो से रिप्रेजेंट किया। तो जो फोर्स है 1 पे ड्यू टू 2 वो इक्वल ही होता है फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 के, बस साइन अपोजिट होता है। तो डायरेक्शन अपोजिट एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, रिपेल कर रहे हैं, इस कारण से। अगर हम लोग फोर्स 1 ऑन 2 निकाले, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, तो वो वही आएगा K Q1 Q2 अपॉन जो सेपरेशन है वेक्टर R का कितना मैग्नीट्यूड है उसका स्क्वायर के। ये तो इसका मैग्नीट्यूड हुआ, लेकिन एक वेक्टर में मैग्नीट्यूड के अलावा डायरेक्शन भी होता है, और डायरेक्शन देने के लिए मैंने यहाँ पे एक यूनिट वेक्टर ले लिया r कैप। तो r कैप हमने पहले पढ़ रखा है, जो यूनिट वेक्टर होता है वो इक्वल होता है वेक्टर r बाय मोड r। कोई यूनिट वेक्टर अपने वेक्टर बाय उस वेक्टर के मोड के इक्वल होता है। तो हम लोग इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, वेक्टर फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 इज इक्वल टू K Q1 Q2 और वेक्टर R अपॉन मोड R का पहले स्क्वायर था, अब ये R यहाँ नीचे में आएगा तो मल्टीप्लाई होकर के ये मोड R का Q हो जाएगा, और वहां से जब हम लोग वेक्टर R का वैल्यू पुट करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा K Q1 Q2। वेक्टर R की जगह हम लोग लिख सकते हैं वेक्टर R2 माइनस वेक्टर R1 अपॉन वेक्टर R का मोड का Q, यानी कि ये हमारा हो गया कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। वेक्टर F12 निकालिए या F21 निकालिए, दोनों बस इक्वल होंगे, साइन अपोजिट होगा, और उसका जो वेक्टर आएगा वो आएगा K Q1 Q2 बाय मैग्नीट्यूड ऑफ R का Q इंटू R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। तो ये हमारा फॉर्मूला हो गया फॉर स्केलर फॉर्म एंड कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। पढ़ने के बाद अब हम लोग जानेंगे एक नया टर्म, इसके बाद से न्यूमेरिकल स्टार्ट हो जाएगा। तो थोड़ा सा और पेशेंस रखिए और इसको समझ लेते हैं। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ये क्या होता है? तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का मतलब है कि मान लीजिए आपके पास पहले दो ही चार्जेस थे, एक चार्जेस थे प्लस Q1 और दूसरे थे प्लस Q2। तो Q2 इस Q1 पे फोर्स लगा रहा था, कूलम्ब्स फोर्स जो अभी हमने पढ़ा, उसको मान लीजिए मैंने F2 दे दिया। तो क्या यदि मैं तीसरा चार्ज प्लस Q3 ले आऊं और एक चौथा चार्ज प्लस Q4 ले आऊं, तो इस पे लगने वाला फोर्स क्या अफेक्ट हो जाएगा? तो इस पे जो नेट फोर्स लगेगा वो जरूर अफेक्ट हो जाएगा, लेकिन इसके कारण जो इस पे फोर्स लग रहा था वो पहले जितना लग रहा था अभी भी उतना ही लगेगा। जो फोर्स होता है हमेशा दो बॉडी का इंटरेक्शन होता है, तो कोई तीसरी बॉडी
के आ जाने से, तो तीसरे चार्जेस के आ जाने से जो दूसरे चार्जेस के द्वारा फर्स्ट चार्ज पे फोर्स लग रहा था उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन ये तीसरा चार्ज इस पहले चार्ज पे भी फोर्स लगाएगा और ये चौथा चार्ज भी फर्स्ट चार्ज पे फोर्स लगाएगा, जिसके कारण जो नेट फोर्स है वो बदल जाएगा। तो ये नेट फोर्स जो चार्ज वन पे Q1 पे लगेगा उसको ही निकालने का जो मेथड देता है हमें, वही है ये प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। तो एग्जैक्टली कैसे ये बताता है नेट फोर्स हम किस प्रकार निकाल सकते हैं, तो उसको समझिए। तो इस पे जो नेट फोर्स लगेगा वो इसके कारण भी लगेगा फोर्स, और ये भी इस पे रिपेल करेगा, तो इस डायरेक्शन में फोर्स ऑन वन ड्यू टू थ्री, और ये भी इस पे फोर्स लगाएगा, तो ये फोर्स ऑन वन ड्यू टू फोर। तो जो नेट फोर्स एक्ट करेगा इसके ऊपर वो इक्वल हो जाएगा टोटल सम ऑफ ऑल फोर्सेस, सिंपल सम ऑफ ऑल, वेक्टर सम ऑफ ऑल फोर्सेस कर देना है हमें। फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू प्लस फोर्स ऑन वन ड्यू टू थ्री प्लस फोर्स ऑन वन ड्यू टू फोर। इसी प्रकार यहाँ पे तो हमारे पास सिर्फ तीन चार्जेस थे जो इस फर्स्ट चार्जेस पे फोर्स लगा रहा था और हमें इस फर्स्ट चार्जेस पे नेट फोर्स निकालना था। लेकिन अगर n नंबर्स ऑफ चार्जेस हो, इफ वी हैव n नंबर्स ऑफ चार्जेस, तो किस प्रकार निकलेगा ये, इसको हम लोग समझते हैं। तो जब हमारे पास n नंबर ऑफ चार्जेस होंगे तो नेट फोर्स अगर निकालना है आपको, नेट फोर्स ऑन चार्ज Q1 वो आ जाएगा F फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू प्लस फोर्स ऑन वन ड्यू टू थ्री प्लस फोर्स ऑन वन ड्यू टू फोर प्लस फोर्स ऑन वन ड्यू टू फाइव एंड सो ऑन, ये आगे बढ़ता ही जाएगा। और ये लास्ट फोर्स ऑन वन ड्यू टू n। तो इसी को कहा जाता है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, कि अगर दो से ज्यादा चार्जेस हो तो किस प्रकार आप नेट फोर्स निकाल सकते हैं, आप इस कंसेप्ट से सीख सकते हैं। लेकिन एक बात जरूर ध्यान रखिएगा कि जो Q1 और Q2 के बीच में जो फोर्स लग रहा है, इस फोर्स को इससे मतलब नहीं पड़ता है कि तीसरा फोर्स कौन सा है या कोई तीसरा मीडियम आ रहा है। ये सिर्फ इन दोनों के बीच पे डिस्टेंस पे और इन दोनों के प्रोडक्ट पर डिपेंड करता है। किसी तीसरा चार्ज के प्रेजेंस या एब्सेंस पे इन दोनों के बीच में लगने वाला फोर्स डिपेंड नहीं करता है। ये इंडिपेंडेंट है तीसरे चार्ज के प्रेजेंस या एब्सेंस से, लेकिन नेट फोर्स वो बदल जाएगा। नेट फोर्स निकालने के लिए आपको इस प्रकार सभी फोर्सेस को उस पर निकालना पड़ेगा और सबका वेक्टर सम करना पड़ेगा, तब जाकर के आपको नेट फोर्स निकलेगा। और इसी कॉन्सेप्ट को हम लोग नाम देते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। तो इसमें किस प्रकार से न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं, अब हम लोग उसको बारी बारी से समझेंगे, एक एक को सॉल्व करेंगे, और आप लोग भी कॉपी पे निकाल लीजिए और मेरे साथ साथ। तो बच्चों आगे कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम, उससे पहले लेकिन कुछ कूलम्ब्स फोर्स के प्रॉपर्टीज को समझ लेंगे। तो समझिए सबसे पहला प्रॉपर्टी, ये जो कूलम्ब्स फोर्स है हमेशा ये दो चार्जेस को मिलाने वाली लाइन के अलोंग ही लगता है। ये एक सेंट्रल फोर्स है। मतलब कहने का, अगर ये चार्ज मान लीजिए कोई Q1 चार्ज है, तो यहाँ पे कोई दूसरा प्लस Q2 चार्ज है, तो इनके बीच में जो फोर्स लगेगा, जैसे Q1 और Q2 पे फोर्स लगाएगा रिपल्सन का, फोर्स ऑन टू ड्यू टू वन, तो इसका जो डायरेक्शन है वो इन दोनों के सेंटर को ज्वाइन करने वाली लाइन के अलोंग ही लगेगा। ये फोर्स इस डायरेक्शन में रिपेल कर सकता है? नहीं कर सकता। इस डायरेक्शन में रिपेल कर सकता है क्या? नहीं कर सकता। मतलब एक सेंट्रल फोर्स है, ये हमेशा सेंटर से सेंटर को मिलाने वाली लाइन के अलोंग ही लगता है, इसलिए हम इसको सेंट्रल फोर्स कहते हैं। और यही इस पहले प्रॉपर्टी के कहने का तात्पर्य है कि जो दो चार्जेस के बीच में फोर्स लगेगी वो दोनों को मिलाने वाली लाइन के अलोंग होगी। अगला जो प्रॉपर्टी है हमारा, वो ये कहता है कि कंजर्वेटिव फोर्स होता है। कूलम्ब्स फोर्स का नेचर कैसा है? तो कंजर्वेटिव। अब आप लोग शायद नहीं समझते होंगे कंजर्वेटिव फोर्स का क्या मीनिंग होता है। तो कंजर्वेटिव फोर्स मींस ऐसा फोर्स जिसके द्वारा अगर कोई वर्क डन किया गया तो वो वर्क डन उस फोर्स किस रास्ते से करते हैं उस पर डिपेंड नहीं करता। वर्क डन इंडिपेंडेंट होता है पाथ के। इसको और डिटेल से हम लोग समझेंगे कंजर्वेटिव का मतलब न्यूमेरिकल्स में सॉल्व करते समय। बस यहाँ आप ये समझिए कि कंजर्वेटिव फोर्स कहने का मतलब ऐसा फोर्स जिसके द्वारा किया गया वर्क डन
उसके पाथ पर डिपेंड ना करता हो, ऐसे फोर्स को हम लोग कंजर्वेटिव फोर्स कहते हैं। तो कूलम्ब्स फोर्स भी एक कंजर्वेटिव फोर्स होता है, मतलब इसके द्वारा जो वर्क डन किया जाता है उसके पाथ पे इंडिपेंडेंट होता है कि किस रास्ते पे चल के वर्क डन किया गया है। अगला जो प्रॉपर्टी है कूलम्ब फोर्स का कि एक लॉन्ग रेंज फोर्स है। हमने पढ़ा है कि कूलम्ब फोर्स जो है सेपरेशन बढ़ाने से घटेगा। हाँ, ये बात तो सही है कि जैसे जैसे चार्जेस के बीच की दूरी बढ़ती जाएगी तो कूलम्ब फोर्स घटता ही जाएगा, लेकिन वो कभी भी जीरो नहीं होगा, ये बहुत इनफाइनाइट डिस्टेंस तक जाएगा, लेकिन कुछ ना कुछ वैल्यू इसका रहेगा, जीरो से कुछ ज्यादा ही रहेगा। इसलिए इसे कहा जाता है लॉन्ग रेंज फोर्स है, ये बहुत दूर तक लगता है। अगला जो ये प्रॉपर्टी है इसका कि ये सिर्फ पॉइंट चार्जेस के लिए ही वैलिड है। अगर हम लोग इस तरह का ऑब्जेक्ट ले आए और इसको चार्ज कर दें और इसके द्वारा दूसरे चार्ज ऑब्जेक्ट पे इस तरह के ऑब्जेक्ट को चार्ज कर दें और इनके बीच कितना फोर्स लगेगा, तो क्या हम कूलम्ब लॉ से पता कर सकते हैं क्या? नहीं। हम ये एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट है और एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट पे कूलम्ब लॉ वैलिड नहीं होता है, तो ऐसे ऑब्जेक्ट का फिर किस प्रकार से फोर्स निकलता है इन ऑब्जेक्ट के बीच, इसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे आगे के लेक्चर्स में। बस पर अभी हम लोग जानेंगे बस इतना कि जो कूलम्ब लॉ है वो सिर्फ पॉइंट चार्जेस, छोटे छोटे स्फेरिकल चार्जेस के लिए ही वैलिड है। आगे और जानते हैं। तो देखिए, अगर आपने कूलम्ब फोर्स का फॉर्मूला ध्यान से देखा होगा, F इक्वल टू के क्यू वन क्यू टू बाई आर स्क्वायर, और आपने क्लास 9th में देखा होगा ग्रेविटेशन फोर्स के बारे में और क्लास 11th में। तो ये जो ग्रेविटेशन फोर्स का जो फॉर्मूला होता है वो होता है G m1m2 बाई आर स्क्वायर। तो दोनों फॉर्मूला काफी ही सिमिलर है और दोनों एक दूसरे के एनालोगस प्रतीत होते हैं। तो हम देखेंगे कि दोनों ही फोर्स में क्या सिमिलरिटीज है और क्या डिफरेंस है बारी बारी से। तो देखिए, चाहे वो कूलम्ब फोर्स हो चाहे वो ग्रेविटेशन फोर्स हो, दोनों ही सेंटर टू सेंटर लगता है, यानी कि सेंटर से सेंटर को मिलाने वाली लाइन के अलोंग लगता है, इसीलिए दोनों ही सेंट्रल फोर्स कहलाते हैं। जिस तरह से आप देख सकते हैं Q1 और Q2 चार्जेस के बीच जो फोर्स लगेगा वो Q2 के कारण Q1 पे इस डायरेक्शन में ही लग सकता है। अगर ये दोनों पॉजिटिव चार्ज है तो रिपेल करेगा, तो सेंटर से सेंटर को मिलाने वाली लाइन के अलोंग ही करेगा, जो अभी हमने देखा। इसी प्रकार से जो दो मासेस के बीच में फोर्स लगते हैं उसको ग्रेविटेशन फोर्स निकाला जाता है, और ये फोर्स हमेशा अट्रैक्टिव होता है, तो इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, लेकिन उसका जो डायरेक्शन होगा हमेशा सेंटर टू सेंटर मिलाने वाली लाइन के अलोंग ही होगा। तो क्या आप लोग पहले समझ चुके हैं ना, पहला कि सेंट्रल फोर्स है, सेंट्रल का मतलब दोनों के सेंटर से सेंटर को मिलाने वाली लाइन के अलोंग ही लगेगा ये फोर्स, इसलिए दोनों सेंट्रल फोर्स कहलाते हैं। अगला जो सिमिलरिटीज है, चाहे वो कूलम्ब फोर्स हो चाहे ग्रेविटेशन फोर्स, उसके बीच में कि दोनों फोर्स जो होते हैं ना वो इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है। इनवर्स स्क्वायर लॉ का यही मतलब कि जो फोर्स होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस, स्क्वायर ऑफ सेपरेशन बिटवीन देम, दोनों के बीच के सेपरेशन के, दोनों के बीच कितना दूरी है। तो वो आप देख सकते हैं यहाँ पे भी आर स्क्वायर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है और यहाँ पे भी आर स्क्वायर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। दोनों मासेस के बीच ग्रेविटेशन फोर्स जो लगता है वो दोनों मासेस के बीच के दूरी के, सॉरी यहाँ पे ये स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। और अगला समझते हैं हम लोग। तो अगला ये बोला जा रहा है कि दोनों ही जो फोर्स है वो कंजर्वेटिव फोर्स होते हैं। कंजर्वेटिव कहने का मतलब ये है कि दोनों फोर्स जो है वो इंडिपेंडेंट होते हैं, दोनों फोर्स का जो वर्क डन होता है वो उनके पाथ पे डिपेंड नहीं करता है कि किस रास्ते से जाके वर्क किया गया है। और अगला जो सिमिलरिटी दोनों ही में देखने को मिलता है कि दोनों प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन को फॉलो करते हैं, कि दोनों के, अभी हमने पीछे ही प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन पढ़ा है कि दो चार्जेस के बीच में जो फोर्स लगेगा वो तीसरे चार्ज चौथे चार्ज के आने पे किस तरह से अफेक्ट नहीं होते हैं और नेट फोर्स किस तरह से निकाला जाता है। तो वो दोनों इस प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं, चाहे वो कूलम्ब फोर्स हो चाहे वो ग्रेविटेशन फोर्स हो। ये तो इनके बीच में समानता हुआ, लेकिन ये दोनों अलग अलग फोर्स है तो कुछ अंतर भी जरूर होगा। तो इसके बीच में अंतर को हम लोग अगले स्लाइड पे समझते हैं। देखिए, कूलम्ब फोर्स जो है हमें काम करेगा तो दो चार्ज के बीच में ही काम कर सकता है, और जो ग्रेविटेशन फोर्स काम करता है ये दो मास, दो ऑब्जेक्ट, दो मास के बीच में करता है। ये चार्ज के बीच में नहीं लग सकता है, ये सिर्फ दो मास के बीच में लगेगा और ये दो मास चार्जेस के बीच में लगेंगे। कूलम्ब फोर्स जो होगा वो अट्रैक्टिव भी होता है और रिपल्सिव भी होता है। जैसे कि अगर दो पॉजिटिव चार्ज होगा तो रिपल्सिव, और दो मान लो एक पॉजिटिव और नेगेटिव है तो अट्रैक्टिव। लेकिन अगर आप ग्रेविटेशन फोर्स को देखिएगा तो ये हमेशा अट्रैक्टिव होता है, ये दो मास के बीच में लगता है और दुनिया का हर एक मास
दूसरे मास को एक फोर्स से अट्रैक्ट करता है, उसी को ग्रेविटेशन फोर्स कहते हैं। यहाँ पे ये फोर्स में से अट्रैक्टिव नेचर का होता है, ये फोर्स कभी रिपल्सिव नहीं हो सकता। आपने देखा था जो कूलम्ब्स फोर्स की फॉर्मूला में कांस्टेंट आता है के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर में जो कांस्टेंट के आता है, इस कांस्टेंट के का हम लोग कूलम्ब्स कांस्टेंट इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट भी कहते हैं, जिसका जो वैल्यू होता है वो 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर होता है। जबकि जो ग्रेविटेशन कांस्टेंट होता है, ग्रेविटेशन फोर्स की फॉर्मूला में F = G m1 m2 बाय आर स्क्वायर में ये कांस्टेंट आता है G, इसको हम लोग ग्रेविटेशन कांस्टेंट कहते हैं। इस कांस्टेंट का जो नाम है वो है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, और इसका वैल्यू कूलम्ब्स कांस्टेंट से अलग है, 6.67 × 10⁻11 है। और जहां तक हम इसका यूनिट का बात करें तो ये हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। इसका यूनिट हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। अगला जो डिफरेंसेस है कूलम्ब्स फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स में, ये है कि ये डिपेंड करता है नेचर मीडियम का, कि जो चार्जेस है वो किस मीडियम में रखे हुए हैं। क्या चार्ज वैक्यूम में रखे हुए हैं? नहीं। क्या चार्ज एयर में रखे हुए हैं? क्या चार्ज वाटर में रखे हुए हैं? या किसी दूसरे मीडियम में रखे हुए हैं, किसी सॉलिड मीडियम में रखे हुए हैं? अलग अलग मीडियम में जो कूलम्ब्स फोर्स होगा उसका वैल्यू भी अलग अलग आएगा। बट जो ग्रेविटेशन फोर्स होता है, इसको चाहे आप वैक्यूम में रखे, चाहे एयर में रखे, चाहे वाटर में रखे, चाहे किसी भी मीडियम में क्यों ना रखे, जो मीडियम का इस पे कोई इफेक्ट नहीं होता है। हर एक मीडियम में जो ग्रेविटेशन फोर्स होता है उसका वैल्यू सेम ही आता है। चलिए अब हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स समझते हैं, किस तरह के पूछे जाते हैं हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में। तो देखिए एक क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करते हैं और समझते हैं किस प्रकार से किया जाएगा। कहता है क्वेश्चन कि अगर दो इक्वल पॉइंट चार्जेज है आपके पास, if the distance between two equal point charges is doubled, दो इक्वल पॉइंट चार्जेज है, मान लेते हैं हमारे पास एक चार्जेस है इक्वल है, तो दोनों को क्यू मान लेते हैं, एक क्यू है और दूसरा भी क्यू, दोनों चार्जेस इक्वल है, ठीक। इनके बीच का डिस्टेंस मान लेते हैं पहले r था, तो इन क्वेश्चन में बोला गया है कि इनके बीच के डिस्टेंस को डबल कर दिया गया, ठीक। तो अब ये दोनों चार्जेस के बीच के डिस्टेंस मैंने r से उठा करके 2r कर दिया, ठीक है। एंड देयर इंडिविजुअल चार्जेस आर आल्सो डबल्ड, मतलब इनके चार्जेस को भी डबल कर दिया गया, अलग अलग चार्जेस को। ये क्यू था तो क्यू का डबल चार्ज 2q इस पे भी आ गया है और 2q चार्ज इस ऑब्जेक्ट पे भी आ गया है, ठीक। तो इनके बीच लगने वाले फोर्स किस प्रकार प्रभावित होंगे। तो पहले कंडीशन में केस फर्स्ट में हमारा जो फोर्स निकलेगा वो होगा के क्यू इंटू क्यू अपॉन दोनों का डिस्टेंस आर स्क्वायर, ठीक। यानी कि हमारा आ गया F = के क्यू स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। अब न्यू कंडीशन में जो हमारा फोर्स निकलेगा उसको देख लेते हैं। तो वो है फोर्स इक्वल टू के, इन दोनों चार्जेस का जो मैग्नीट्यूड है वह 2 टाइम बढ़ चुका है, 2q इंटू 2q अपॉन इनके बीच का सेपरेशन भी 2 टाइम बढ़ चुका, 2r हो चुका है, तो सेपरेशन का स्क्वायर करना है। तो सेपरेशन अब 2r है तो 2r का स्क्वायर होगा, सेपरेशन 3r होगा तो 3r का स्क्वायर होगा। तो इस प्रकार से जो ये फोर्स का मैग्नीट्यूड आ जाएगा वो आ जाएगा 4 के क्यू स्क्वायर अपॉन, मान लेते हैं फोर्स को F डैश 4r स्क्वायर। तो आप देख सकते हैं 4 से 4 कट गया, यानी कि के क्यू स्क्वायर बाय आर स्क्वायर आया, जो कि पहले भी तो वही था, मतलब ये फर्स्ट केस के फोर्स इक्वल ही है, मतलब फोर्स रिमेन्स सेम, फोर्स में कोई बदलाव नहीं होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए आप दूसरे क्वेश्चंस को समझते हैं। ये क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है पार्टिकल है जिसका मास m है और चार्ज उस पर प्लस q1 का है, वो रिवॉल्व कर रहा है एक दूसरे फिक्स चार्ज q2 के चारों बगल सर्कुलर पाथ पे और r रेडियस के पाथ पे रिवॉल्व कर रहा है। तो पीरियड ऑफ होल्ड, मतलब टाइम पीरियड निकालने के लिए पूछ रहा है।
तो क्या होगा टाइम पीरियड, चलिए इसको कैलकुलेट कर करके देखते हैं। तो एक चार्ज है -Q2, इसके चारों बगल r रेडियस के सर्कल पे एक चार्ज घूम रहा है। ये जो चार्ज घूम रहा है ये है Q1, और ये चार्ज है +Q1। इसके कारण इस पे लगातार एक फोर्स लग रहा है सेंटर की तरफ, माइनस इसको, ये यही फोर्स इसको सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है घूमने के लिए। ठीक, हमको क्या निकालना है, हमें निकालना है टाइम पीरियड। तो हम लोग जानते हैं जब कोई ऑब्जेक्ट सर्कल पे मूव करता है तो टाइम पीरियड इक्वल टू होता है 2π/ω। तो अगर हम लोग ओमेगा यानी कि इसका एंगुलर वेलोसिटी फाइंड कर ले तो हम आराम से निकाल सकते हैं इसका टाइम पीरियड। तो देखिए, इसको सर्कल पे घुमाने के लिए जो सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा होगा, सेंट्रीपिटल फोर्स वो इक्वल होगा, वो कौन प्रोवाइड करेगा इसको सर्कल पे घूमने के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स? उसको यही इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो सेंटर की तरफ लग रहा है वो प्रोवाइड करेगा। और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स देखिए कूलम्ब फोर्स, ई फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। हम जानते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स का जो फॉर्मूला होता है वो होता है mv²/r, और अगर इसको ओमेगा के टर्म में लिखा जाए तो v इक्वल टू r ओमेगा होता है। तो यहाँ हम लोग लिख सकते हैं m v की जगह पे r ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा के टर्म में सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला होता है mr ओमेगा स्क्वायर, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला भी हमने देखा वो होता है k Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। ओके, तो यहाँ से हमारा जो ओमेगा आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा k Q1 Q2 अपॉन r, इधर मल्टीप्लाई में आएगा तो r क्यूब हो जाएगा m इंटू r क्यूब। तो यहाँ से जो हमारा ओमेगा का वैल्यू आया वो आ गया √k Q1 Q2 अपॉन mr क्यूब। अब इस ओमेगा का वैल्यू हम लोग उसमें पुट कर देंगे तब जाकर के हमारा टाइम पीरियड कैलकुलेट हो जाएगा। तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला में 2π बाय ओमेगा का जो वैल्यू आया था √k Q1 Q2 बाय mr क्यूब, उसको यहाँ पे हमें पुट कर देना है √k Q1 Q2 बाय mr क्यूब। तो टाइम पीरियड आपका निकल जाएगा। अगर हम लोग पूरे के ऊपर रूट चढ़ाने का प्रयास करेंगे तो 2π को अगर रूट के अंदर भेजा जाएगा तो स्क्वायर में जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 और पाई का पाई स्क्वायर अपॉन k Q1 Q2 और बाय mr क्यूब ऊपर मल्टीप्लाई में चला जाएगा mr क्यूब। तो यहाँ से टाइम पीरियड निकल गया √4π m r क्यूब अपॉन k Q1 Q2। ये निकल गया एक्सप्रेशन फॉर टाइम पीरियड, और यही हमारा आंसर है गिवन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो चलिए अब इस क्वेश्चन को समझते हैं। इस क्वेश्चन में कह रहा है द फोर्स ऑफ रिपल्सन बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस इज F। मतलब 2 पॉइंट चार्ज था हमारे पास, एक पॉइंट चार्ज था 2, मान लीजिए कि एक Q1 और एक Q2। इनके बीच में जो रिपल्सन का फोर्स था वो F था। इनके बीच में इसके द्वारा इस पे लगा हुआ या इसके द्वारा इस पे लगा हुआ F था, और इनके बीच का जो दूरी था वो था 1 मीटर का। ठीक, नाउ द पॉइंट चार्जेस आर रिप्लेस्ड बाय स्फीयर ऑफ रेडियस 25 सेंटीमीटर हैविंग द चार्ज सेम एज दैट ऑफ द पॉइंट चार्जेस। मतलब अभी भी चार्ज हमारे पास Q1 ही है, लेकिन इस चार्ज को पॉइंट चार्ज ना रख करके एक रेडियस के एक स्फीयर के ऊपर इस चार्ज को फैला दिया गया। तो स्फीयर के ऊपर जैसे इस मान लीजिए पॉजिटिव चार्ज था दोनों पॉइंट चार्ज,
तो फैला देंगे तो इस स्फीयर के ऊपर जो चार्जेस है वो क्या करेंगे, वो चार्जेज हमेशा स्फेरिकल सेल के ऊपर कंडक्टर के सरफेस पे जाके जमा हो जाते हैं, इस तरह से जमा हो जाएगा चार्ज। और दूसरा जो स्फीयर है वो भी सेम रेडियाई का है, मतलब 25 सेंटीमीटर का भी इसका भी रेडियस है। इसके ऊपर भी चार्ज दिया गया तो इस तरह से इसके ऊपर चार्ज आकर के जम गया होगा। लेकिन जब आप ध्यान से देखेंगे तो इनके बीच का दूरी अभी भी 1 मीटर ही है, इनके सेंटर टू सेंटर का जो डिस्टेंस है वो अभी भी 1 मीटर है। लेकिन जैसे ही दोनों लाइट चार्जेस को आपस में रखेंगे तो ये चार्जेस रिपेल होंगे, ये सारे चार्ज यहाँ से हट करके उधर जाना शुरू कर देंगे। ठीक है, समझिएगा। तो ये सारे चार्जेस यहाँ से धीरे धीरे गायब हो जाएंगे। क्यों गायब हो जाएंगे? क्योंकि हमेशा ये जो चार्ज होगा उसको रिपेल करेगा। ये सारे चार्ज इधर आकर के सारे जमा होते जाएंगे, रिपल्सन के कारण इधर से सारे चार्ज रिपेल हो जाएंगे। सिमिलरली इसमें भी होगा, तो चार्ज यहाँ पे होगा और चार्ज इस तरफ आकर के सारा एक्यूमुलेट होता जाएगा। तो जो इनके बीच का डिस्टेंस जो भी था पहले 1 मीटर था, अभी भी सेंटर डिस्टेंस अभी भी 1 मीटर ही है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। सेम चार्ज है दोनों के पास और डिस्टेंस दोनों के सेंटर का डिस्टेंस अभी भी 1 मीटर है। तो कंपेयर करना है फोर्स ऑफ रिपल्सन इन दिस टू केसेस, क्या पहले से ज्यादा होगा या पहले से कम होगा। देखिए ये चार्जेस रिपेल हो जाने के कारण ये सारे चार्जेस का अगर हम सेंटर ले तो ये सारे चार्जेस इधर आकर मान लीजिए थोड़ा शिफ्ट हो गया। पहले सेंटर था इस पॉइंट पे सारे चार्जेस का, लेकिन अभी सारे चार्जेस का सेंटर थोड़ा सा और लेफ्ट में शिफ्ट हो गया है और यहाँ पे भी सारे पॉजिटिव चार्ज इधर आकर एक्यूमुलेट हो गए हैं, इसीलिए इसका सेंटर भी थोड़ा सा इधर राइट में आकर शिफ्ट हो गया है। और आप ध्यान से देखिए तो इनके बीच का जो रियल सेंटर, नया सेंटर का जो डिस्टेंस है वो थोड़ा सा बढ़ गया है। पहले 1 था तो अब ये ग्रेटर देन 1 मीटर हो गया है। तो पहले अगर फोर्स F था और अगर अब का जो फोर्स है उसको हम F डैश मानते हैं, तो इन दोनों में क्या होगा, कौन बड़ा कौन छोटा होगा, को ये बताना है। तो हम जानते हैं जो फोर्स होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है डिस्टेंस के स्क्वायर के। तो यहाँ पे डिस्टेंस चूंकि बढ़ा है तो डिस्टेंस के बढ़ने के कारण जो फोर्स होगा वो घट जाएगा। यहाँ पे जो डिस्टेंस बढ़ जाने के कारण फोर्स घट जाएगा, तो जो नया फोर्स आएगा F डैश वो छोटा होगा पुराने फोर्स F से। यहाँ बस यही कंपेयर करके आपको बताना था क्या दोनों में से कौन सा फोर्स बड़ा है और कौन सा छोटा है। नहीं समझे? चलिए इसको एक बार फिर से समझाता हूँ। इसमें बोला गया था कि 2 पॉइंट चार्जेज है, 2 पॉइंट चार्जेज, एक Q1 चार्जेज है और एक Q2 चार्जेज है। उनके बीच का कोई भी दूरी था, मान लीजिए 1 मीटर था। अब सेम चार्जेस को, पॉइंट चार्जेस को अब हम एक स्फीयर पे दे दिए, इसका रेडियस 25 सेंटीमीटर था, दो स्फीयर पे बांट दिए, सेम ही चार्जेज है और दोनों स्फीयर के बीच का दूरी भी 1 मीटर ही है। तो अब आपसे पूछा गया था क्या ये नया दोनों सिचुएशन में जो फोर्स लगेगा, क्या फोर्स दोनों सेम ही आएगा या अलग अलग आएगा। तो हमने क्या देखा कि जब पहले जो फोर्स था पॉइंट चार्ज होने के कारण वो मान लेते हैं F था, और अब जो नया फोर्स है स्फीयर पे इस चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद उसको मैंने F डैश मान लिया। तो जैसे ही दोनों चार्ज को पास लगेगा तो ड्यू टू रिपल्सन यहाँ पे सारे चार्ज रिपेल करेंगे, यहाँ जो आसपास होंगे सारे चार्ज इससे दूर भागेंगे और म्यूचुअल आपस में भी रिपेल करेंगे, जिसके कारण जो सेंटर ऑफ चार्ज थोड़ा सा और इधर सारे चार्ज जमा हो गए। तो जो सेंटर पहले बिल्कुल इस स्फीयर के सेंटर पे था चार्ज का सेंटर, वो सेंटर थोड़ा सा इससे दूर चला जाएगा लेफ्ट साइड में। इसी प्रकार से यहाँ पे रिपल्सन के कारण सारे चार्ज दूर दूर जाके जमा हो जाएंगे, इसके कारण जो सेंटर ऑफ चार्ज होगा वो अब सेंटर से हट करके थोड़ा राइट के साइड शिफ्ट हो गया, क्योंकि सारे चार्ज राइट में ज्यादा एक्यूमुलेट हो गए ना, इसलिए। तो अब जो हम लोग देखेंगे तो ये हमारा है नया सेंटर, ये वाला।
और यहाँ पे ये वाला है नया सेंटर। जो नया सेंटर ऑफ चार्ज बना वो पुराने सेंटर ऑफ चार्ज से तो बढ़ गया ना उसका डिस्टेंस। और हम लोग जानते हैं जो फोर्स होता है वो डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो अगर डिस्टेंस बढ़ गया है तो फोर्स क्या हो जाएगा, घट जाएगा। इस तरह से हम लोग कह सकते हैं जो नया फोर्स होगा एफ डैश वो पुराने फोर्स से कम होगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो चलिए अब हम लोग इक्विलिब्रियम ऑफ चार्ज पार्टिकल समझते हैं, मतलब इसमें किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। देखिए हमारे पास मान लीजिए दो चार्ज पार्टिकल है, एक है +2q और एक है +4q। तो पूछा जा रहा है कि अब एक ऐसा एक हमारे पास तीसरा चार्ज है +q, उसको कहाँ रखे तो उस पे जो नेट फोर्स लगे वो जीरो लगे। तो देखिए कहाँ रखा जाए। अगर हम लोग यहाँ पे +q चार्ज को रख देते तो क्या नेट फोर्स जीरो हो सकता है। तो हम लोग जान रहे हैं कि चार्ज +q है और इसको यहाँ रखेंगे हम लोग तो क्या होगा, यहाँ रखने पे ये इसको रिपेल करेगा इस डायरेक्शन में और ये भी इसको यहाँ रिपेल ही करेगा। तो दोनों फोर्स आपस में ऐड हो जाएंगे और फाइनली ये चार्ज रेस्ट में नहीं रह सकता, इक्विलिब्रियम में नहीं रह सकता। इक्विलिब्रियम में रखना मतलब उस पर नेट फोर्स जीरो होना चाहिए, वो एकदम ठहरा हुआ होना चाहिए। यहाँ रखने से तो ऐसा संभव नहीं है, ना ही यहाँ रखने पे संभव हो पाएगा क्योंकि ये इसको इधर रिपेल करेगा और वो भी इधर रिपेल करेगा। तो नेट फोर्स ऐड हो जाएगा और इसको इधर ईस्ट के डायरेक्शन में धक्का लग जाएगा और ये मूव करने लग जाएगा। तो एक ही डायरेक्शन, एक ही पोजीशन बचता है इसका कि इसको कहीं ना कहीं इनके बीच में ही रखना पड़ेगा हमको, तब जाकर करके ही ये जो चार्ज +q है उस पर नेट फोर्स जीरो हो पाएगा। तो इन दोनों के बीच का सेपरेशन हमको दे रखा है कि वो r है। तो आपको बताना कि एग्जैक्ट कितना डिस्टेंस पे इस +q को रखे कि नेट फोर्स इस पे जीरो हो। देखिए मान लीजिए कि ये इस पे क्या संभव है उसको भी चेक कर लेते हैं। तो ये +2q चार्ज के कारण इस पे फोर्स लगेगा, इस डायरेक्शन में लगेगा और ये +4q इसको रिपेल करेगा इस डायरेक्शन में। अगर इस पे जो फोर्स लग रहा है +2q की वजह से फोर्स क्योंकि जो लग रहा है उसको 1 मान लेते हैं। मान ले चार्ज ए है और ये चार्ज बी है। ए के कारण जो फोर्स लग रहा है और बी के कारण जब फोर्स लग रहा है, अगर वो दोनों इक्वल मैग्नीट्यूड का होगा तो इनसे वो कैंसिल आउट कर देगा और नेट फोर्स पे जीरो आ जाएगा, इस तरह से रुक भी सकता है। हाँ तो हमको इस पोजीशन बताना है कि कहाँ पे रखे जो ये इक्विलिब्रियम में आ जाए। तो मान लेते हैं कि ये जो है इससे x डिस्टेंस दूर है, टोटल डिस्टेंस r था तो ये r - x होगा। तो अब ये पॉइंट इक्विलिब्रियम में है, वही पॉइंट P पे है। ये इक्विलिब्रियम में है तो नेट फोर्स पे क्या होगा, जीरो, तभी इक्विलिब्रियम में होगा जीरो। ठीक, तो इस पे कौन कौन से फोर्स लग रहा है, एक इस डायरेक्शन में लग रहा है, इस डायरेक्शन में फोर्स ड्यू टू ए वो हो जाएगा k q इंटू 2q अपॉन डिस्टेंस x का स्क्वायर। और इसके कारण इस पे फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है इसलिए यहाँ पे माइनस लेंगे, वो होगा k, इसके कारण 4q इंटू q, ये कैपिटल Q ही है, अपॉन अगर ये पूरा डिस्टेंस r था ये x था तो ये जो बचा हुआ डिस्टेंस हो जाएगा ये r - x हो जाएगा। ये r दोनों के बीच का डिस्टेंस दिया हुआ है तो r - x का होल स्क्वायर और नेट फोर्स जीरो है इक्वल टू जीरो। कुछ दोनों में हमें कॉमन मिल जाएगा k इंटू क्यू का स्क्वायर और ये 2 भी दोनों में कॉमन है तो 2k स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ पे बचेगा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ पे बचेगा 2k स्क्वायर तो निकल गया बाय r - x का होल स्क्वायर इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से इस 2k स्क्वायर उधर जाएगा तो डिवाइड में जीरो हो जाएगा, हो जाएगा 1 बाय एक्स स्क्वायर माइनस 2 बाय r। हाँ तो यहाँ से हम लोग अगर इसको उस तरफ भेजेंगे तो 1 बाय एक्स स्क्वायर का वैल्यू हो जाएगा 2 बाय r - x का होल स्क्वायर और जब इसको इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा r - x का होल स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2, या इस स्क्वायर को हम लोग
आर माइनस एक्स अपॉन एक्स का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं हम इक्वल टू 2। तो आर माइनस एक्स बाय एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा √2। तो यहाँ से अब इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो आर माइनस एक्स इक्वल टू √2x। तो हमारा ये उधर जाएगा r इक्वल टू √2x प्लस एक्स। यहाँ से आ गया हमारा x कॉमन, तो √2 प्लस 1 और इस r को उधर लिख देते इक्वल टू r। तो x इक्वल टू आ गया r बाय √2 प्लस 1। तो इस तरीके से हम लोग को निकल गया है। ठीक है, आज के लिए हम लोग इतना ही क्वेश्चन पे आज स्टॉप करेंगे। इससे आगे के क्वेश्चंस को हम लोग कल अगले लेक्चर में कवर करेंगे धीरे धीरे, और कल हम लोग और भी क्वेश्चन का लेवल को इम्प्रूव करेंगे। कल हम लोग IIT, JEE मेन, एडवांस और नीट में आए हुए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी डिस्कस करेंगे। तो कल का लेक्चर मिस मत करिएगा। ओके।